नमस्कार दोस्तों, विज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस एमसीक्यू सीरीज के जो क्लास हैं, उसमें संविधान संशोधन, ठीक है? अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, मीन्स इसके लिए जो क्लासेस हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि हमने सारे संविधान संशोधन, अब तक भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं, उन सब पर जो है एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद जो ये हमारी क्लास है, उसी क्लास के बेसिस पर जो है ये एक प्रैक्टिस सेशन है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस एक साथ जो है वह क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। मीन्स आप जो कन्फ्यूजन होता है या मैं कहूँ कि जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उन्हें क्या है अवॉइड कर सकें, ठीक है? ये अपना उद्देश्य है, ठीक? तो देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे इस सेशन का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है? अनुच्छेद 368 के संबंध में विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। मीन्स इसमें अनुच्छेद 368 के संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट जो है पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है आपका 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। आर्टिकल 368 was amended by the 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। आर्टिकल 368 was amended by 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016। मीन्स इसे जो है वह 101st अमेंडमेंट 2016 के द्वारा जो है अमेंड किया गया था। अब इसमें से हमको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट या कौन कौन से कथन सही है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एमपीपीएससी के एग्जाम में। कहाँ पूछा गया? एमपीपीएससी 2020 के एग्जाम में। एमपीपीएससी के बारे में एक बात ये कही जाती है कि एमपीपीएससी एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कभी कभी अगर उसने कठिन क्वेश्चन बना दिया है ना, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उसके मुकाबले में फिर क्या यूपीएससी फेल हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए हमारे गांव में एक ऐसी कहावत है कि एक बैल चले ना तो चले मेढ़ फोड़ की, है ना? तो मतलब एक बैल है जो चलता नहीं है, लेजी है, आलसी है ना? जिससे उसे जुताई वगैरह करते हैं तो चलता नहीं है, लेकिन जब वो चलता है तो इस तरीके से चलता है कि मेड़ वेड़ सब फूट डालता है। तो वैसे ही एमपीपीएससी के साथ है कि एमपीपीएससी जनरली सेंस में तो क्या रहता है कि सिंपल क्वेश्चन बनाता है, लेकिन अगर कठिन क्वेश्चन उसने बना दिया तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, अब हम इसमें जो है देखते हैं कि क्या है। आपने तो वैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था। ये बात एकदम सत्य है। हमने देखा है कि 24वें संशोधन के माध्यम से वह क्या किया गया था, आर्टिकल 368 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने संशोधन करके जो है क्लॉज 368(4) ऐड कर दिया था, ठीक है? ये ऐड किया था, और इसमें उन्होंने इसकी भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि संसद के पास, किसके पास? संसद के पास संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन की शक्ति, ठीक है, और प्रक्रिया दोनों निहित है, ठीक है? इस तरीके की बातें इंदिरा गांधी ने वहां पर कही थी। पावर एंड प्रोसीजर दोनों जो है इंक्लूडेड है आर्टिकल 368 में। चलिए, पहला स्टेटमेंट तो बहुत सारे स्टूडेंट सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है यहाँ कि 101वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट इसको जो है गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है? एक्चुअली इस स्टेटमेंट के द्वारा जो है वह आपको पता है ये संविधान संशोधन रिलेटेड है जीएसटी से। किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है। इसके तहत भारत के संविधान में जो आर्टिकल ऐड किए गए थे, उसमें से एक आर्टिकल ऐड किया गया था 279A। कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था? 279A, जिसमें जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के बारे में जो है चर्चा की गई, मतलब उससे रिलेटेड प्रोविजन किया गया है। अब क्या है कि जीएसटी काउंसिल में अगर कोई चेंज करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो उसके लिए जो है वह हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट मतलब आधे राज्यों के सहमति की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए जो है इसमें भी संशोधन करके जो है ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या सही आंसर हो जाएगा? सी, कि इस 368 के संबंध में ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठंडी भी बहुत ज्यादा है इस समय, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कथन कारण वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? कथन कह रहा है, कथन के बारे में हम लोग देखते हैं। कथन क्या कह रहा है यहाँ पर? कथन कह रहा है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है? कथन कह रहा है कि जो अंडर आर्टिकल 368
पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके तहत जो है संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, ये कथन कह रहा है। कारण क्या कहता है इसका? कारण कह रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ठीक है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हमको इसमें से ये बताना है कि भाई कथन और कारण, पहले तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में मतलब खुद में जो है सही है या नहीं, पहला तो हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो उसका सही स्पष्टीकरण या सही व्याख्या है या नहीं, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये दो चीजें हमको यहाँ देखनी होती है। तो हम पहले ये फाइंड करते हैं कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसी बात को जो है इंदिरा गांधी ने असर्ट किया था बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इंदिरा गांधी ने इसी बात को कहा था कि अनुच्छेद 368 में संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों निहित है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही विवाद का मुद्दा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में फिर बाद में जो है केशवानंद केस आता है, ठीक है। पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाया हूं। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, ठीक है। कि हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वह जनता के द्वारा निर्वाचित, क्योंकि उसमें जो एमपी या सांसद जो होते हैं उन्हें जनता के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है, तो ये उच्चतम विधायी संस्था है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब एक्सप्लेनेशन का देखते हैं, क्या कह रहा है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? जनता है। कौन है सर्वोच्च भैया? हमारे देश में जनता। और अगर जनता चाहे, है ना, सर्वोच्च कौन है? तो हमारे देश में जनता, पीपल, ठीक है। और अगर जनता चाहे तो जनता जो है पूरे संविधान को जो है बदल सकती है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च संविधान नहीं है, हमारे यहाँ सर्वोच्च जो है जनता, जिसको कहा जाता है लोक संप्रभुता का सिद्धांत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोक संप्रभुता का जो है सिद्धांत जो है भारत में विद्यमान है। इसलिए इस बेसिस पर जो है ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब भारत की संसद के द्वारा इसको अलग अलग पारित करना पड़ेगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक, मनी बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या होगा इसका सही आंसर भाइयों? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। क्या होगा? जो हो जाएगा डी, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में जो है वह जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। किसका प्रोविजन नहीं है? जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का जो प्रोविजन है वह नहीं है, ठीक है। जिसकी चर्चा जो है आर्टिकल 108 में की गई है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वह संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं किया गया है। इसलिए इसे संविधान संशोधन विधेयक को दोनों हाउसेस को अलग अलग ही पारित करना पड़ेगा। साधारण विधेयक के कंडीशन में जो है ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होगा। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, इन दोनों बिल में जो है, वैसे तो स्पेशली मनी बिल में राज्यसभा को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है, केवल वह 14 दिनों की देरी कर सकता है, 14 डेज की जो है देरी कर सकता है। उसके अलावा जो है राज्यसभा को इसमें कोई बहुत ज्यादा अधिकार है नहीं। वैसे ही फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल के क्या है, अलग अलग टाइप है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकेंड एंड थर्ड। तो उसमें से जो FB है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और सेकेंड है ना, थर्ड, इनमें थोड़ा सा अलग अलग प्रोविजन है, लेकिन उसमें भी राज्यसभा को कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट? ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 348, 358, 368, 378। तो ये चैप्टर ही हमारा रिलेटेड है आर्टिकल 368 में। किस पर रिलेटेड है? आर्टिकल 368 में। और मैंने आपको बताया है कि भारत के संविधान के भाग 20 में पार्ट 20 में पार्ट 20 में जो है, पार्ट 20 में वह आपका जो है आर्टिकल 368
आर्टिकल 368 जो है वह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा को, ठीक है, किसे, संविधान सभा को जो है वह भंग किया जा रहा था, संविधान सभा को जो है वह आपका जो है भंग किया जा रहा था, ठीक है, मीन्स जब संविधान सभा जो है डिजॉल्व हो रही थी तो उसके बाद में क्या हुआ था, ये पावर जो है पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहां तक बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब, ठीक है, इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज रिजेक्टेड बाय द अपर हाउस देन, मींस अगर क्या हो कि कोई बिल है, ठीक है, कोई बिल है और बिल कौन सा है, संविधान संशोधन विधेयक है, उसको क्या हुआ, आपको पता है कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है अलग अलग पारित होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। इन केस ऐसा हो कि लोकसभा में तो वो बिल पास हो जाए लेकिन राज्यसभा जो है उसको अस्वीकार कर दे, ऐसे कंडीशन में संविधान संशोधन विधेयक का क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, द बिल फाइनली लैप्स, विधेयकों पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस कैन बी कॉल्ड, यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा जो है पारित मान लिया जाएगा। इफ लोकसभा पासेस इट अगेन बाय 2/3 मेजॉरिटी इट इज डीम्ड पास्ड, उच्च सदन द्वारा विधेयक के, नेक्स्ट ऑप्शन, अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। इवन इफ रिजेक्टेड बाय अपर हाउस इट इज डीम्ड टू बी पास्ड। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये संविधान संशोधन विधेयक का पूरे फीचर के बेस्ड पर क्वेश्चन बनाया गया और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप संविधान संशोधन जो विधेयक है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, ए। क्या है सही आंसर, ए। विधेयक अंतिम रूप से जो है समाप्त हो जाएगा। अगर वो लोकसभा में पास हो गया और उसके बाद में अगर राज्यसभा में जो है पास नहीं होता, ऐसे कंडीशन में वो विधेयक जो है वह क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए लोकसभा को जो है कुछ मामलों में जो है मेरे द्वारा जो है, मतलब मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो मैं इसको, जब विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है लोकसभा के उसका, तो उसके संदर्भ में जो है थोड़ा भस्मासुर की संज्ञा भी दिया करता हूँ। ठीक है, वैसे ये यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होता लेकिन उसको जो मैं भस्मासुर कहता हूँ। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं। तो अब से ये वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है, बी वाला क्यों ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान संशोधन के मामले में जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, इसलिए ये गलत है। ये लोकसभा उस विधेयक को, सी वाला ऑप्शन है, 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, ऐसा नहीं होता। इसको ओवर पावर की जो है शक्ति लोकसभा के पास नहीं, इसको कहते हैं ओवर रिडन पावर। ठीक है, ओवर रिडन पावर। तो ये पावर जो है वह भारत के संविधान ने जो है लोकसभा को प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, ऐसा अमेरिका में हो सकता है। उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये केवल जो है, ऐसा जो है वह मनी बिल के केस में होता है। किस में होता है, मनी बिल के केस में होता है कि मनी बिल के केस में अगर राज्यसभा उसको माने तो, ना माने तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल ओनली विथ रेटिफिकेशन बाय एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में पढ़ा है कि आर्टिकल 368 में दो तरीके की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। कितने तरीके की, दो तरीके की। एक तरीका है जिसमें जो है स्पेशल मेजॉरिटी से संविधान में संशोधन किया जाता है, विशेष बहुमत से जो है वह संविधान में संशोधन किया जाता है। और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी, SM प्लस हाफ ऑफ दी स्टेट की मेजॉरिटी से, हाफ ऑफ दी स्टेट की मेजॉरिटी से जो है वह संविधान में संशोधन किया जाता है। और मैंने आपको बताया है कि हाफ ऑफ दी स्टेट में वो सारे प्रोविजन आएंगे जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित, मतलब संघीय व्यवस्था से संबंधित है। तो हमको ये देखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपने दिमाग में ये बैठा के सॉल्व करना है कि कौन से ऑप्शन इसमें से फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और वो सारे ऑप्शन जो है इसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का मुखिया होता है, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है। कैसे, क्योंकि अगर संसद में, पार्लियामेंट में जो है वह राज्यों के सीटों में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उससे जो है राज्यों का हित प्रभावित होता है। क्या होता है, राज्यों का हित जो है प्रभावित होता है।
नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन। अरे भाई ये तो फेडरल स्ट्रक्चर का जो है नींव है, बेस है, ठीक है ना, फंडामेंटल है 7th शेड्यूल फेडरल स्ट्रक्चर का। तो एनी लिस्ट इन दी 7th शेड्यूल, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा फेडरल स्ट्रक्चर में। तो 3 इंक्लूड हो गए। आखिरी क्या कहता है, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये गलत है, ठीक है। ये जो काम है किसी राज्य की विधान परिषद में, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण, फॉर्मेशन और उसका जो है एबोल्यूशन या उसे जो है निरसित किया जाना, समाप्त किया जाना, ये पावर टोटली एक्सक्लूसिव है संसद के पास। किसके पास है, संसद के पास है। संसद चाहे तो सिंपल उसको जो है सिंपल साधारण बहुमत से और स्पेशल मेजोरिटी से नहीं, साधारण बहुमत से बना सकती है और समाप्त कर सकती है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी या आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा चौथा। तो जहां जहां चौथा है उसको अलग कर दो, एलिमिनेशन से आपका आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था निम्न में से किससे संबंधित था। द फर्स्ट amendment of the constitution passed in 1951 was related to which of the following। ठीक, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। ए ऑप्शन है देश की सुरक्षा से, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व भूमि सुधार संबंधी सुधारों के संरक्षण से, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन एंड लैंड रिफॉर्म इन सम स्टेट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से। तो ये किससे संबंधित है ये हमें बताना है, ठीक है। तो प्रथम संविधान संशोधन हमें मालूम है कि ये संबंधित है हमारे भूमि सुधार कानूनों से। किससे संबंधित है, भूमि सुधार कानूनों से, जिसके तहत भारत के संविधान में जो है वह 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल जो है ऐड किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो है भूमि सुधार कानूनों को, भूमि जो सुधार कानून है उसे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू के जो है एम्बिट से बाहर कर दिया गया था, उसके दायरे से जो है बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, द 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जस्ट इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने और आंसर हमें पता है प्रथम संशोधन द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। अब देखिए ये आईएएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आईएएस 2003 में पहले पूछा गया और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के उत्तर प्रदेश पीसीएस ने 2009 में पूछ लिया। और ये क्वेश्चन और भी इवन एमपीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में भी जो है ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस ये जो सीरीज मैं चला रहा हूं अपने चैनल पे, इसका उद्देश्य ही यही है कि ऐसे क्वेश्चन जिनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो उसको हम सॉल्व कर लें, और साथ में ऐसे क्वेश्चन जिनमें सिली मिस्टेक होने के या कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। इसके बाद में एक 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा जिसमें जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं पॉलिटी के, जो एकदम देखते ही सॉल्व करना होता है, आपको याद है तो बन जाएगा उसमें, या तो फिर तुक्का लग जाएगा, तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और कृपया करके सब्सक्राइब वगैरह करते रहा करिए, थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों से, नया चैनल है, ठीक है। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से ही जो है और लाइक शेयर कमेंट करने से जो है ये ग्रो कर पाएगा चैनल, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम कब पारित किया गया था, मतलब किस वर्ष पारित किया गया था। इन विच ईयर वॉज द एक्ट प्रोहिबिटिंग बॉन्डेड लेबर पास्ड बाय पार्लियामेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, ये आपको याद कर लेना है। इसका सही आंसर है 1976 में। कब पारित किया गया था इसको, 1976 में जो है बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन से संबंधित जो है अधिनियम वह पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्किम एक नया राज्य बना, सिक्किम बिकम अ न्यू स्टेट बाय, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं 13th अमेंडमेंट, 34th अमेंडमेंट, 35th अमेंडमेंट और 36th अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को जो है भारत का एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम से संबंधित 2 अमेंडमेंट जो है यहाँ रिलेटेड है सिक्किम से रिलेटेड। एक तो आपका जो है 34वां संशोधन रिलेटेड है और 35वां, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल फ्लेज्ड स्टेट या कंप्लीट स्टेट का दर्जा 35वें संशोधन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, 35वें संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और 34वें संशोधन के द्वारा जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और यह संशोधन किया गया था 1975 में। कब किया गया था, 1975 में, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है, फिर विचार करना है आपको। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर भारत के संविधान में आपको कोई संशोधन जो है इनिशिएट करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कौन कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है बाय दी लोकसभा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा बाय दी राज्यसभा, राज्य विधानमंडलों द्वारा बाय स्टेट लेजिस्लेचर, और राष्ट्रपति द्वारा बाय दी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो संशोधन लाने का उपक्रमण या इनिशिएशन कौन कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रोसेस, मतलब आर्टिकल 368 में ये बात कही गई है कि चाहे तो राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में जो है संविधान संशोधन विधेयक जो है वह लाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में लाया जाएगा या केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। कहां पर लाया जा सकता है, दोनों में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ये याद रखिएगा, ये IAS 1999 का पेपर है, यही सेम क्वेश्चन थोड़ी सी भाषा बदल के उत्तर प्रदेश में फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों के द्वारा संविधान में संशोधन की कोई शक्ति राज्य विधानमंडलों को नहीं प्रदान की गई है, ठीक है। और राष्ट्रपति जी के द्वारा भी इसमें उनकी कोई यहाँ पर कोई शक्ति नहीं है, केवल बाद में जो है उनको सहमति देने के जो है बाध्य बना दिया गया है, ठीक है। इवन यूपीएससी में एक बार पूछा भी गया था कि क्या राष्ट्रपति के जो है प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं, संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले क्या राष्ट्रपति के जो है प्रायर रिकमेंडेशन की जो है जरूरत पड़ती है कि नहीं, मतलब पूर्वानुमति की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो नहीं पड़ती है, संविधान संशोधन विधेयक के केस में जो है नहीं पड़ती है। यूपीएससी के जो है 2021-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अ बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी ने पहले इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसको बाद में यूपीएससी पूछा, और फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन उत्तर प्रदेश भी पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, केवल लोकसभा में, ओनली इन लोकसभा, केवल राज्यसभा में, ओनली इन राज्यसभा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखो ये तो जबरदस्ती का ऑप्शन है, तो इसको अलग ही कर दो। अब मैंने आपको बताया कि केवल लोकसभा का प्रोविजन नहीं है, केवल राज्यसभा का प्रोविजन नहीं है, इसे या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट सेंटर एंड इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिवली। ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ऐड किया गया था वो आपका किया गया था 91st अमेंडमेंट के थ्रू। किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, 91st अमेंडमेंट के थ्रू जो है यह प्रावधान किया गया था। क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको कि होता क्या था कि पार्टी जो है वह गठबंधन की सरकार बनती थी, तो गठबंधन में एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने के लिए जबरदस्ती का मंत्रालय क्रिएट करते थे और बांटते थे। उससे जनता का जो है बिना मतलब का जो धन है वो जो है वेस्टेज हो रहा था। तो इसको कंट्रोल किया गया कि अनावश्यक मंत्री ना बनाए जाए, नहीं तो फिर कोई उछल मंत्री बन रहा है, कोई कूद मंत्री बन रहा है, कोई आओ मंत्री, कोई जाओ मंत्री, जबरदस्ती के। मतलब मान लीजिए किसी राज्य में, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश का ले लें, यहाँ पर 230 विधानसभा सीट है, ठीक है। तो अभी तो 230 का जो है 15%, ठीक है, 15% जो है मंत्री बन सकते हैं। पहले क्या होता था, 230 में से पता चला कि 100 तो मंत्री हैं, कितने मंत्री हैं, 100 मंत्री हैं। तो इससे क्या होता था, जनता, क्योंकि मंत्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, तो इससे जनता का पैसा जो है वेस्ट होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आधे राज्यों का विधानमंडल का जो है उनको जो है रेटिफिकेशन जो है जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेटिफिकेशन बाय एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब कौन से सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है संविधान के संघीय प्रावधान, फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट। तो भैया कहां कहां पर जो है आधे राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अगर
संविधान में संशोधन करना है तो। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि संविधान के संघीय प्रावधान फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी संशोधन करना है तो हाफ ऑफ द स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये सही है। फिर कहता है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में, तो सर्वोच्च न्यायालय एक फेडरल कोर्ट भी है इंडिया में। कैसा कोर्ट है? एक फेडरल कोर्ट है। हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट भी है, मतलब सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है और साथ में फेडरल कोर्ट भी है। और इसकी जो प्रारंभिक अधिकारिता है, ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें केंद्र राज्य संबंधों के विवाद ही आते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पावर में कुछ चेंज करना है तो उसके लिए भी हाफ ऑफ द स्टेट की जो है रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और खुद आर्टिकल 368 में कोई परिवर्तन करना है, अगर इवन आर्टिकल 368 में ही कोई चेंज करना है, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तब भी हाफ ऑफ द स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो प्रोविजन दिया है ये आर्टिकल 3 का प्रोविजन है, चौथे नंबर का जो स्टेटमेंट है ये आर्टिकल जो है 3 का प्रोविजन है। और ये जो है एक्सक्लूसिव पावर है किसकी? संसद की। किसकी पावर है? संसद की। राज्यों को केवल जो है उनके ओपिनियन के लिए, उनका जो है राय जानने के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहां पर राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, बाकी ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट? तो मैंने आपको संविधान संशोधन वाले क्लास में आपको बताया था कि कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है वह भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वह लोकसभा में इंक्रीज किया गया था, बढ़ाया गया था या घटाया गया था, दोनों चीजें हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितनी थी स्ट्रेंथ, बाद में कितनी थी स्ट्रेंथ, सारी चीजें हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, छठा और 22वां, 6th एंड 22nd, 13वां और 38वां, 13th एंड 38, 7वां और 31वां, है ना, 7th एंड 31st, 11वां और 42वां, 11th एंड 42nd। तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर? जरा बताइए आप लोग। थोड़ा सा एक आप बिल्कुल जो है अपने दिमाग का जो है ना 5% भी यूज कर लेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक चीज मैं आपको बार बार ये चीज बोला हूं क्लासेस में, अपने क्लासेस में, कि जो 7वां संविधान संशोधन किया गया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, वो राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को जो है वह इंप्लीमेंट करने के लिए जो है संविधान संशोधन किया गया था। और इसी के माध्यम से क्या हुआ था, लोकसभा में सीटों को जो है उसका सीटों का पुनर्वितरण किया गया था। जिसका सही आपको 31वां नहीं भी पता, 31st नहीं भी पता, तो 7वें से जो है आप इसमें अपने आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर 4 लैंग्वेज एडेड टू 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग देयर नंबर 22? और अभी 22 भाषाएं ही भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो 8th शेड्यूल, इसमें जो है ऑप्शन, अच्छा एक बार ऑप्शन रीड कर देता हूं। पहला ऑप्शन दिया गया है 90वां संविधान संशोधन, 19th अमेंडमेंट एक्ट, 91वां, 91st, 92nd, 92वां 92nd अमेंडमेंट और 93वां अधिनियम 93rd अमेंडमेंट। ठीक है, इस जो हमारी संविधान संशोधन की क्लास हुई उसमें बहुत अच्छे से आपको एक ही जगह स्ट्रक्चर बना के समझाया भी है कि कब कब किस किस भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमें पता है कि 8th शेड्यूल में जो है अभी तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। एक संशोधन किया गया था आपका 21वां संविधान संशोधन, फिर एक संविधान संशोधन किया गया था 71वां और एक संविधान संशोधन किया गया था 92वां। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। किसको जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, एक भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं कौन कौन थी? एक तो थी कोंकणी, मणिपुरी, है ना, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक, और यही हमसे पूछ रहा है कौन कौन सी थी? मैथिली, इसको इस क्रम में याद कर लो, है ना, आप लोग इस क्रम में इसको याद कर लो, बोडो, डोंगरी, है ना, मैथिली और संथाली, ये चारों जो भाषाएं है ना, एक ही मतलब एक आसपास का जो ये रीजन है ना इंडिया का, इधर जो आपका बिहार और आसाम से लगा हुआ जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो ये भाषाएं बोली जाती है ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इन 4 भाषाओं को जो है वह ऐड किया गया था इसके थ्रू। ठीक है,
चलिए, तो ये हो गया आपका जो है भाषा से संबंधित। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी जो पूछ लिए जाते हैं और इवन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। द 79th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस दिए गए हैं, केंद्र राज्य संबंधों से, सेंटर स्टेट रिलेशन से, दो राजनीतिक दलों की स्थापना से, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, मूल अधिकारों से, फंडामेंटल राइट्स से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटीज इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये किससे संबंधित जो है इसमें से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए पहले तो कौन नहीं होगा, एक तो फंडामेंटल राइट नहीं होगा। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट हमने देखे हैं तो इसमें 79th अमेंडमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दो चीजें हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन है और लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित है। इसमें आपको याद रखना है कि हमने बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट एक क्रोनोलॉजी में देखा है और बता दूं अब ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है ना। तो इसमें हमने क्रोनोलॉजी में देखा है कि हर किसके लिए जो है 10 साल के लिए जो है आरक्षण को बढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट में आपका जो है कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, आप संविधान संशोधन किया गया है आपका 104वां संविधान संशोधन है ना, 104 जो अमेंडमेंट किया गया था, इसके थ्रू जो है 2019 में किया गया है। इसके थ्रू जो आरक्षण है, एसटी एससी का आरक्षण है, उसे जो है 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हर 10 साल के लिए 10 साल के लिए जो इस तरीके से उनको इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर जो है वो है कौन सा आपका डी। ठीक है, यह लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो है अनुसूचित जातियों के जो है आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शंस दिए गए हैं 54th 54वां, 53rd 53वां, 52nd 52वां और 51st जो है वह आपका 51वां। किस संविधान संशोधन के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है ऐड किया गया था? ठीक है, वही दल बदल, ये जो राजनीतिक नेता थे राजनीतिक पार्टियों के, वो बहुत ज्यादा जो है दल बदल कर रहे थे, तो उसके लिए जो है वह एंटी डिफेक्शन से संबंधित प्रोविजन किया गया था। तो ये किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। कब किया गया था? 1985 में जो है ये प्रोविजन जो है राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा ऐड किया गया था, क्योंकि भारत में जो है उस समय गठबंधन की सरकार बनने लग गई थी और ये राजनीतिक दल के जो नेता है वो सरकार को हमेशा अस्थिर बना करके रखते थे, कभी इस दल में कभी उस दल में, जहां थोड़ी सी बहुत भी उनको बेनिफिट देखता है वो उधर कूद के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लाइज दैट, मतलब आधारभूत संरचना के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है, आप उससे क्या समझते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन 1995 में आईएएस ने पूछा है, इसी क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश ने जो है 2015 में अपने जुडिशरी के पेपर में 2015 में रिपीट किया है और इसके बाद ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा और एमपीपीएससी ने भी इसको क्वेश्चन को रिपीट किया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या कहता है। ऑप्शन पहला है आपका, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। सम फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल दैट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। ठीक है, मतलब निराकरण या समाप्त भी कह सकते हैं इसको, निराकरण की जगह जो है हम लोग जो है समाप्त या उसको जो है बदला नहीं जा सकता, एब्रोगेटेड। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है न उनको छीना जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन नाइदर बी रिड्यूस्ड नॉट टेकन अवे। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली थ्रू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 368। नेक्स्ट कहता है संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, नहीं है, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती। प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट इट्स सोल। ठीक है, ये चार ऑप्शंस जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको इसमें से सही आंसर सेलेक्ट करना है। देखिए कि आधारभूत ढांचे का क्या मतलब है, इसका जो सही आंसर है वो है, मैं बता दे रहा हूँ, ए है। क्या है? ए, कि संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जिनको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता, उसी को आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर जो है कहा जाता है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बी क्यों नहीं होगा? ये सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ऑप्शंस में, ये सब अपने आप में सही है, लेकिन आधारभूत ढांचे को एक्सप्लेन नहीं करते। मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता न छीना जा सकता, ये स्टेटमेंट भी सही है, आर्टिकल 13 में ये कहा गया है। ठीक है, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, लेकिन ये फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको डिफाइन नहीं करता। और संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती। प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट इट्स सोल। ये स्टेटमेंट अब सही नहीं है, लेकिन पहले सही था। 1973 के पहले तक ये स्टेटमेंट जो है सही था, जब तक केशवानंद भारती केस नहीं आया था। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1960 के जो बेरूबारी केस में जो जजमेंट दिया था, ठीक है, जो बेरूबारी केस है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि प्रियम्बल को जो है वह अमेंड नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यह संविधान निर्माताओं की जो है दिमाग की कुंजी है, उससे हम संविधान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। Which of the following rights was removed from the category of fundamental rights by the 44th amendment of the Indian Constitution? ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्र जिसको कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें से किसको 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो आपको पता है कि भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकारों वाला सेगमेंट है, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये सबसे विवादित रहा है। क्या रहा है? सबसे विवादित रहा है। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1944 में इसको जो है समाप्ति कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया तुम एक काम करो, तुम मूल अधिकार नहीं, तुम जो है एक लीगल राइट बन जाओ। क्या बन जाओ? एक लीगल राइट, एक विधिक अधिकार बन जाओ। ठीक है, आप मूल अधिकार मत रहो, क्योंकि जब तक आप मूल अधिकार रहोगे बखेड़ा खड़ा करोगे। और इंदिरा गांधी जी जो है, वही इंदिरा गांधी जी का समाजवादी घोड़ा है ना, लाल रंग का। ठीक है, तो समाजवादी क्या कहते हैं, जो एजेंडा है उसको जो है फुलफिल करना है। और वैसे भी इसको जनता पार्टी ने भी इसलिए हटा दिया क्योंकि राम मनोहर लोहिया भी जो थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण भी थे। तो इन लोगों ने, जैसे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का जो है नारा दे दिया था, राम मनोहर लोहिया भी जो है समाजवाद स्थापित करना चाहते थे, दीनदयाल उपाध्याय भी है। तो इस तरीके से जनता पार्टी भी जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड थी समाजवादी। वैसे तो वो राइटिस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर भी समाजवादी इन्फ्लुएंस्ड था, क्योंकि उसके जो निर्माता थे, है ना, वो कहीं ना कहीं समाजवादी जो विचारधारा है उससे प्रभावित थे भारत की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं कि इस सेशन को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बचे हुए क्वेश्चंस जो और हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बढ़िया मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।